शुभम की चिट्ठी है कोरापुट ओडिशा से। और मुझे इतना कसम से आनंद आता है जब नॉन हिंदी स्टेट से चिट्ठी आती है ना, कहीं से भी बहुत बढ़िया लगता है। ताऊ सरदार और चा को प्रणाम, मैं शुभम, ये मेरी तीसरी चिट्ठी जिसे 3 महीने के बाद लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो सरदार को मुबारकबाद। तो बात यह है कि कुछ दिनों से ताऊ का खुमार चढ़ा हुआ है। जिस दिन बकरी और कुएं वाली कहानी सुनी उस दिन स्कूटी से कहीं जा रहा था, स्कूटी को सड़क के किनारे लगाकर 5 मिनट तक जोर से हंसा। दूसरी चिट्ठी को अच्छे तरीके से परोसने के लिए अतुल भाई का शुक्रिया, इससे मेरा काम आसान हो गया। पिछले दिनों हुआ यूं कि किसी अधिकारी ने पीर बाबा का दम किया हुआ पानी पिया और मेरा तबादला गजपति से कर दिया कोरापुट। तो आज का किस्सा यहीं एक का है। चिट्ठी गजपति से आई थी। हाँ, बच्चे काम पर जा रहे हैं। आपने जो शीर्षक पढ़ा ये एक कविता की पंक्ति है जिसके मायने आगे खुलने वाले हैं। राजेश जोशी की कविता है ये। सितंबर का महीना लगभग बीतने को है और मैं पिछले 3 महीने से ओडिशा के कोने कोरापुट में एक शोध में लगा हूँ। कोरापुट से जब आप मलकानगिरी की ओर बढ़ेंगे तो आपकी आंखों में एक डरावना रोमांच उभर आएगा। आप महसूस करेंगे कि पहाड़ों के छाती को नाले की तरह चीरकर उस पर अलकतरा का एक गाढ़ा लेप सा लगा दिया गया है। दोनों ओर से पहाड़ी जंगल से घिरे सड़क पर झुंड के झुंड बंदर और कुछ कम पर झुंड में ही हिजड़े खड़े दिखते हैं। दोनों के चेहरे पर कुछ पाने की कुलबुलाहट दिखती है। 50 किलोमीटर दूर चलने के बाद आप एक ब्लॉक में पहुंचेंगे जिसका नाम है बैपरी गुड़ा। यहाँ एक चौराहा है, एक रास्ता मलकानगिरी की ओर जाता है, दूसरा रास्ता बस्तर या सुकमा की ओर। बाकी 2 रास्ते वहीं चितान पड़े रहते हैं। चौराहा चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है। चौराहे के पास में ही एक बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर अनगिनत चोट के निशान हैं और नाक के पास एक मस्सा भी है, वो चाय बनाता है। बस्तर के करीब होने के कारण अर्धसैनिक बलों के जवान यहाँ आते हैं और चाय सुड़कते हुए अपनी बंदूक का संतुलन साधते हैं। अमूमन जवान वर्दी के बजाय सादे कपड़ों में होते हैं। कुछ दिन हुए मुझे चाय वाले बूढ़े के पोते, जो 7वीं में पढ़ता है, ने बताया कि बाबा पहले जंगल में रहते थे। खोजबीन करने पर मालूम हुआ कि चाय वाला एक समय नक्सली था, बाद में सरेंडर कर दिया। उसके बाद से जब भी किसी फौजी को चाय वाले के यहाँ चाय पीते देखता हूँ तो विडंबनाओं से भरा संगीत सुनाई देने लगता है और बार बार कवि देवी प्रसाद मिश्र की कविता याद आती है, जो बेदखल की तमतमाई अक्ल है उसे आप कहते हो कि नक्सल है। मैं पिछले 1 महीने से यहाँ के 2 गाँव में रह रहा हूँ। हमारा काम है स्कूल छोड़ चुके बच्चों को दोबारा स्कूल में दाखिला दिलवाना और उन कारणों की तहकीकात करना जिसकी वजह से बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। तकनीकी शब्दों में कहा जाए तो ड्रॉप आउट बच्चों पर काम करना। लोहिया ने कहा था कि जो दिखता है वो देश है, पर यहाँ जो देश दिख रहा है वो अजीब त्रासदी में जी रहा है। इस देश का चेहरा विभत्स है। मैं एक गांव में जा रहा हूँ जिसका नाम सिलीमाल है। मुझे बताया गया है कि इस गांव के कई बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। सिलीमाल आदिवासी गांव है। पहली दफ़ा देख के लगा कि कितना संपन्न गांव तो है। होंगे कुछ बच्चे जो स्कूल नहीं जाते होंगे, पर कहानी कुछ और थी। उस गांव के सरपंच ने मुझे एक आदिवासी बस्ती में ले जाने की बात कही। बिना मन के खुद को घसीटते हुए मैं उन आदिवासियों की बस्ती में गया। दूर से सड़ी हुई शराब की गंध आती है। एक महिला जिसकी उम्र 25 साल की होगी, अपनी नाक में लगभग 3 या उससे ज़्यादा नथ पहने हुए बिना ब्लाउज के बैठे कुछ पीस रही है। बगल में उसका 3 साल का लड़का खेल रहा है। लड़का जब जब रोता है, महिला पास की कटोरी में रखे पनियल पदार्थ का कुछ हिस्सा बच्चे को पिला देती है। पास में खड़ा सरपंच अपनी टूटी फूटी हिंदी में मुझे फुसफुसा के कहता है कि ये अपने बच्चे को शराब पिला रही है। महिला उठती है और उठने से पहले कटोरी में बची हुई शराब को खुद पी जाती है। मैं महसूस करता हूँ कि मेरी कनपटी धीरे धीरे लाल हो रही है। मैं महिला से बात करने की कोशिश करता हूँ, आपके 2 बच्चे हैं, स्कूल क्यों नहीं जाते? वो उड़िया में कुछ जवाब देती है। उसकी भंगिमाएं देख के मैं समझ जाता हूँ कि वो कह रही है कि हमें शिक्षा नहीं, रोटी की ज़रूरत है। सरपंच उड़िया का हिंदी तर्जुमा करने की कोशिश करते हुए कहता है, एक 15 साल की बेटी है जो खेतों में काम करती है और बच्चे संभालती है। 14 साल के बेटे को इस बार ठेकेदार 1800 की तनख्वाह पर बाहर ले गया है। मैं पूछता हूँ कहाँ गया है इनका लड़का कमाने? सरपंच महिला से पूछता है। महिला को ये जानकारी नहीं है कि उसका नाबालिग बेटा कहाँ कमाने गया है। सरपंच मेरी चापलूसी करते हुए कहता है, सच कहूँ तो यहाँ के लड़के आंध्र प्रदेश और केरल जाते हैं, वहाँ नारियल की खूब खेती होती है। छोटे बच्चे कम वजन के होने के कारण नारियल के पेड़ पर आसानी से चढ़ जाते हैं और नारियल की लोडिंग और बोर्डिंग भी आसानी से कर देते हैं। इसके अलावा विशाखापत्तनम और हैदराबाद की कई कंपनियां इन बच्चों के अपने कंपनी के लिए इन बच्चों से काम करवाती हैं, जैसे कि बिस्कुट पैकिंग, पानी या शराब की खाली बोतल बिनवाना या काजू की फैक्ट्री में काम करना। मेरी स्कूटी उस आदिवासी कस्बे से बाहर निकलकर सड़क पर आती है।
सड़क उसी रोज़मर्रा की गति से जी रहा है, गाड़ियाँ उसी जीवटता से भागी जा रही हैं, पर पास के कस्बे से पूरी दुनिया बेखबर है। मेरी स्कूटी की स्पीड तेज़ हो चुकी है। सामने स्कूल की दीवार पर लिखे स्लोगन पर आंख टिक जाती है, जिस पर लिखा होता है सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे। मैं एक लंबी सांस लेता हूँ और दूसरी ओर मुंह फेर लेता हूँ। जिस कविता की पंक्ति से मैंने बात शुरू की उसी से पूरा कर रहा हूँ कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयावह पंक्ति है ये। भयावह है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। 3 तालियां। शुभम, कोरापुट, ओडिशा से। राजेश जोशी की कविता से इन्होंने समापन किया। लेकिन इन्होंने जो विजुअल बांधा है ना, इमोशनल कर दिया यार। वो बच्चा कहाँ काम करने के एक माँ को नहीं पता है। ऐसा इस देश में हजारों ऐसे बच्चे हैं और हजारों ऐसी माएँ हैं जिनको मालूम है कि उनकी माँ कहाँ है और माँओं को मालूम नहीं कि वो बच्चे का है। बहुत विडम्बना है ये। पर है कि हमने बहुत प्रोग्रेस किया है, पर लंबी दूरी बाकी है। और कभी कभी ऐसे पत्रों से, गजपति से, कोरापुट से लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए। बहुत ही बढ़िया लिखा। बड़े शहरों में से लगातार आप कई महीनों से रह रहे हो, कहीं और इस शहर को छोड़ के नहीं गए, इस तरह की कोई चिट्ठी याद आती है तो फिर अचानक से याद आता है नहीं यार ये तो कुआं है। भारत तो बहुत बड़ा, बहुत अलग है। तो एक तरफ से अंग्रेज अटैक कर रहे हैं, एक तरफ से पुर्तगाली करेंगे और एक तरफ से राघव दादा के साथ जो लॉयलिस्ट है वो करेंगे। तो तीनों तरफ, और उधर निजाम भी तैयार थे। तो ये था कि चारों तरफ से ये मराठे उस समय लड़ने की पोजीशन में नहीं थे। नेहरू जी ने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग ऐसे पुर्तगालियों के शासन के नीचे रहते हैं उन लोगों की जिम्मेवारी है कि अपने इलाके को आजाद करें। टोटल कितने लोग थे जब ये अंदर घुसे लड़ने? अंदर घुसे तो 12-13 थे बस। हाँ, 12-13 थे मैक्सिमम। क्या सोच के घुसे कि 12-13 लोग आजाद करा लेंगे? पुर्तगालियों को लगा हम तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। जिस दिन हमारी फायरिंग रुक गई, हमने इन वर्लियों पे इतने अत्याचार किए हुए हैं कि अगर ये अंदर आ गए तो ये हमारे टुकड़े एक एक करके टुकड़ा करेंगे। एक दिन प्रधानमंत्री बने और अगले दिन सवेरे उन्होंने अपने देश का विलय जो है वो भारत के साथ कर दिया।